नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का 41वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अंतर्राज्यीय विवादों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वह राज्यों का संघ है। इसमें लगभग 29 राज्य एक साथ मिलकर एक संघ के रूप में निवास करते हैं और यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जब हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न राज्य होते हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से निकल कर आ रहे थे। पहले कांग्रेस की सरकार संपूर्ण देश में हुआ करती थी, इसके बाद अलग अलग राज्यों से अलग अलग सरकारें निकल कर आने लगीं, तो इसके बीच एक डिस्प्यूट के कारण बने, जिनमें हम देख सकते हैं कि अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सवाल उठाने लगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक पार्टी की विचारधारा अलग होती है, अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए वह निकल कर आती है। और विकास की राह में हम देख सकते हैं कि उनके पास पावर्स की कमी होती है, जो शक्तियों की कमी होती है। उन्हीं शक्तियों को लेकर एक राज्य व केंद्र के बीच में जो विवाद की स्थिति बनी, उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान हमारे जो संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन से आर्टिकल है जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सुलझाने का प्रयास करते हैं और इसके प्रावधानों को प्रस्तुत करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं अंतर्राज्यीय विवादों के बारे में। हमेशा की तरह हमने आवश्यक जानकारी को नोट डाउन किया है, आप भी यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अंतर्राज्यीय विवादों को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। राज्य की सीमा के अंदर पहले होता है अंतर्राज्यीय विवाद, और दो चीज़ें समझना चाहिए, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय विवादों के बारे में। तो यहाँ पर हमें चर्चा करनी है अंतर्राज्यीय विवाद, यानी यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय विवादों में हम देख सकते हैं कि सीमा के अंदर, यानी एक जैसे आपका राज्य है, जैसे कि आप अपना स्टेट ले लीजिए, जैसे मैंने एमपी लिया, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की बात जहाँ पर की जाती है, जो डिस्प्यूट राज्य के अंदर से निकल कर आते हैं, एक जिले व दूसरे जिले से संबंधित समस्याओं के बारे में बात की जाती है, तो अंतर्राज्यीय विवाद यहाँ पर कहा जाता है। और अंतर्राज्यीय विवादों की बात हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर राज्य की सीमा से बाहर जो भी विवाद को सुलझाए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा 5 राज्यों से मिलती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा भी यहाँ से साझा होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर राज्य मौजूद हैं, तो इनके बीच कुछ सीमा विवाद रहे होंगे, इनके बीच कुछ डिस्प्यूट रहे होंगे, अपने संसाधनों की दृष्टि से भी कुछ विवाद रहे होंगे, और नदी जल विवाद भी रहे होंगे, जो कि हम देख सकते हैं कि नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, इस प्रकार की कहानी की जाती है। तो नदियाँ किसी भी स्टेट की बाउंड्री में बंद कर नहीं रहती, वह एक देश से दूसरे देश व एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में अपना प्रवाह दर्शाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही कोई नदी एक राज्य से दूसरी राज्य में जाती है, तो इसके जल को लेकर इसमें जो डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, सिंचाई परियोजना चलाई जा रही हैं, उनके माध्यम से भी विवाद निकल कर आते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद में इनकी बात की जाती है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि अंतर्राज्यीय विवाद व अंतर्राज्यीय विवाद क्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें तो नदी जल विवाद, जिस प्रकार की हमने जल डिस्प्यूट का उदाहरण लिया, तो नदी जल विवाद भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और सीमा का उदाहरण भी यहाँ पर हमने लिया, तो सीमा विवाद भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इनको सुलझाने के लिए कोई बॉडी भी होनी चाहिए, और बॉडी की चर्चा भी हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। तो अंतर्राज्यीय काउंसिल को हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि यह एक प्रकार की काउंसिल है जो यहाँ पर मध्यस्थता का कार्य करती है। यानी दो व्यक्ति यदि लड़ रहे हैं तो कोई समझदार व्यक्ति बीच में होना चाहिए, कोई संवैधानिक व्यक्ति बीच में होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो गुटों के मध्य कोई जैसे मान लो लड़ाई होती है, तो इसके लिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों की बातों को रखा जाता है और तीसरे के द्वारा इसकी बातों को सुना जाता है। तो अंतर्राज्यीय विवाद भी उसी प्रकार की निकाय के अंतर्गत आता है, जो दो राज्यों के बीच हुए डिस्प्यूट, जैसे कि सीमा डिस्प्यूट है, जल विवाद है, इत्यादि को सुलझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए यह बनाया गया यह एक निकाय है, जो कि अंतर्राज्यीय काउंसिल कहलाता है। उदाहरण के लिए दो राज्यों के मध्य व्यापार, अंतर्राज्यीय न्याय, नदी जल विवाद एवं सीमा विवाद इत्यादि मुद्दों के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में हम समझे कि किस प्रकार के जल विवाद हमारे भारत देश में मौजूद हैं और इन पर किस प्रकार की चर्चा की जाती है। इसको आपको याद रखना है, किस नदी के द्वारा किस राज्य में इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट है, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आपको जानकारी यहाँ पर नोट डाउन करनी है और बातों को आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान 263 आर्टिकल में, यानी हमारे संविधान के 263 अनुच्छेद में इसके प्रति प्रावधान दिए गए हैं। यदि किन्हीं दो राज्यों के बीच, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 263 आर्टिकल है, यह दो प्रकार के विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। पहला विवाद की यदि हम चर्चा करें, यदि किन्हीं दो राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद होता है तो इसके समाधान के लिए संसद कानून बना सकती है। यानी हमारी संसद को यह पावर है, यह शक्ति है कि वह दो राज्यों के बीच यदि नदी जल विवाद है या जल विवाद से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमारी संसद यहाँ पर कानून बना सकती है। दूसरी बात देखें, यदि दो राज्यों के मध्य जल विवाद की समस्या है तो समाधान का अधिकार केवल किसके पास है? हमारी संसद को प्राप्त होता है। इस प्रकार के विवाद को किसी भी राज्य न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया नहीं जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लैंड एरिया है और नदी जल विवाद की बात होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके निर्णय की बात यदि आपसे पूछ ली जाती है तो यहाँ पर कोर्ट की बात होती है, तो इसमें कोई भी कोर्ट बीच में नहीं आता। इसका समाधान कहाँ पर होता है? इसका समाधान, इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी संसद के पास होती है। नदी जल विवाद के उदाहरण भारत में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि उत्तरी एरिया की ओर जो देख सकते हैं कि रावी एवं ब्यास, यानी उत्तर पश्चिम की क्षेत्र में हम बात करें तो रावी एवं ब्यास के संबंध में यहाँ पर विवाद चलते हैं, जो कि हरियाणा राजस्थान व पंजाब क्षेत्र में यह नदी होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रावी व ब्यास नदी है, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान क्षेत्र में इनका प्रवाह होता है। तो इन राज्यों के मध्य इसको लेकर विवाद बने रहते हैं। नर्मदा नदी के विवाद को देखें तो नर्मदा नदी जो हम देख सकते हैं कि जो गुजरात से आती है और मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र व राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि नर्मदा नदी की जो जल है, इसको हम देखते हैं कि इसका जो जल का प्रवाह होता है, इसमें जो डैम बनाए गए हैं, इसकी जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके प्रति यहाँ पर विवाद होते हैं। तो कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान। कृष्णा नदी जल की बात करें तो कृष्णा नदी जो कि दक्षिण की नदी है, यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तीन राज्यों के बीच इसको लेकर विवाद होते हैं। पेरियार नदी भी दक्षिण भारत की नदी है जो कि तमिलनाडु व केरल के बीच जो कि विवाद है उसका कारण बनी रहती है। इसको आपको याद रखना है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के बीच विवाद का कारण बनी रहती है। तो यह सब जानकारी आप नोट डाउन कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही आपको ये इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो आप थोड़ा सा इसको मैप में भी देखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर विवाद का कारण बनती है। आपके लिए हम देख सकते हैं कि जो आपका जो पोर्शन होता है उसमें आप जैसे ही सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप नदी से संबंधित जो भी ज्योग्राफी है उसमें नदियों की बात करते हैं तो जल विवादों को भी आपको इससे इंटरकनेक्ट करके देखना चाहिए। आगे देखते हैं जल विवाद से संबंधित अधिनियम। जल विवाद से संबंधित जो भी अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। अधिनियम, संसद द्वारा जल विवाद के समाधान के लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। अधिनियम क्या होता है यहाँ पर हम देखना चाहिए कि एक बिल लाया जाता है, बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के साइन के बाद वह एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार एक्ट को ही अधिनियम कहा जाता है। अध्यादेश बिल को कहा जाता है, अधिनियम जो एक्ट कहलाता है उसको कहा जाता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नदी जल बोर्ड का गठन 1956 में इसी के तहत किया गया। जैसे ही भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, भारत का संविधान तैयार हुआ और हम देख सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की बात यहाँ पर होने लगी थी। राज्यों के पुनर्गठन की बात जैसे हुई और हम देख सकते हैं कि राज्यों की सीमा को यहाँ पर डिफाइन किया गया तो साथ ही जल विवाद भी होने लगे। तो हम देख सकते हैं कि 1956 में ही सरकार द्वारा यह कदम उठाए गए, बिल लाए गए और यहाँ पर अधिनियम बनाए गए। तो नदी जल बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल अधिनियम 1956 भी इसी समय पर बनाया गया।
अब तक जल विवादों के समाधान के लिए 8 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इन 8 ट्रिब्यूनल की बारे में जानकारी नीचे दी गई है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हम देख सकते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका गठन 1969 में किया गया। यह जो इसका जो क्षेत्र होता है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश आता है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल वह होता है कि जो इस प्रकार का जो एक प्रकार के कोर्ट बनाए जाते हैं जिसमें आपको न्यायालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम देख सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका में जो फैसले होते हैं वह वर्षों तक टल जाते हैं, यानी बार बार उनकी डेट दी जाती है। आपने सनी देओल का एक लेक्चर सुना होगा, वो उसका बयान सुना होगा कि तारीख के बाद तारीख, ये जो कि दामिनी पिक्चर में दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट का जो न्याय होता है वह बड़े ही देर में मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए अलग से इनका एक कोर्ट बनाया जाता है जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो 8 प्रकार के ट्रिब्यूनल, 8 प्रकार के स्थानीय कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में जो गठित किया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व उड़ीसा के बारे में बात करता है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा के अंतर्गत आने वाले जो राज्य है इसको भी 1969 में गठित किया गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। रावी एवं ब्यास डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो कि 1986 में गठित किया गया, इसमें पंजाब व हरियाणा आते हैं। आगे देख सकते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1990 में गठित किया गया। यह कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु व पुडुचेरी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। इस पर दोबारा चर्चा करने के लिए 2004 में जो यहाँ पर नदी जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो यह 2010 में गठित किया गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट है 8वां, उस पर हम बात करते हैं महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में जो कि 2010 में ही गठित किया गया। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं आगे की जानकारी को। अंतर्राजकीय काउंसिल की बात करें तो अंतर्राजकीय काउंसिल आपने समझा कि यह क्या है। यह 2 राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए एक निकाय है जो कि मध्यस्थता का कार्य यहाँ पर करता है। इसमें हम देखते हैं इसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में दिए गए हैं तथा यह राज्यों के मध्य सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। 2 राज्य जो लड़ रहे हैं, जो विवाद का कारण बने हुए हैं, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का बात करता है। इनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। कोई जैसे जल विवाद चल रहा तो कुछ बातें उनकी मान ली जाती हैं, इनकी बात मानी जाती, दोनों की बातों को आपसी सहमति के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। इसका जो मीडिएटर माना जाता है वह सीधे राष्ट्रपति को माना जाता है जो कि महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल के जनक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनको पितामह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के निर्णय लेते हैं कि दोनों पक्षों में समानता बनी रहे। अब हम देख सकते हैं कि सरकारिया कमीशन के द्वारा इस प्रकार की काउंसिल की मांग की गई थी जो कि हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 263 यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन आर्टिकल जो बनाए हुए थे, आर्टिकल 263 में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल बनाने के प्रावधान दिए गए थे। अतः हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की काउंसिल अब तक नहीं बनी थी। अतः जो सरकारिया कमीशन निकल कर आता है तो सरकारिया कमीशन द्वारा इसको व्यवस्थित रूप से बनाने की बात यहाँ पर मांग की जाती है कि राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल होनी चाहिए जो कि विवादों को सुलझाने का कार्य कर सके। यह काउंसिल 1990 में गठित की गई। उस समय पर केंद्र में जनता दल की सरकार हुआ करती थी। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की काउंसिल की बात जो पहले से ही चली आ रही थी और संवैधानिक प्रावधान भी 263 आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए थे। तो इसकी बात होते होते 1990 में इसको गठित किया गया था। इस समय पर केंद्र में जनता दल की सरकार हुआ करती थी और प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुआ करते थे। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल की संरचना, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अतः आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ की जो काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ही आपको एक फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पर संघवाद का ढांचा देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री जो कि केंद्र के नुमाइंदे होते हैं और यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वह होते हैं राज्य के नुमाइंदे होते हैं। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं केंद्र प्रमुख एवं राज्य प्रमुख के द्वारा यहाँ पर विवादों को सुलझाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर सदस्य हमारे राज्यों के सीएम होते हैं और पीएम द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों से हम देख सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं उनमें राज्यपाल सदस्य होते हैं। जिस प्रदेश में गवर्नर होता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यानी यहाँ पर गवर्नर बैठाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर चुनाव नहीं होते, जहाँ पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होता, किसी प्रकार की सरकार नहीं होती, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो गवर्नर होता है, उसको सदस्य बना दिया जाता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है, अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे यदि किसी राज्य में आपने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा है तो वहाँ पर समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। जहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है वहाँ पर गवर्नर सदस्य के रूप में कार्य करता है, यानी वहाँ पर स्थायी सरकार होने के बाद भी यदि किसी भी विवादों के चलते यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो यहाँ पर गवर्नर कार्य कर सकता है, यानी सदस्य के रूप में यह इसको शामिल किया जा सकता है। काउंसिल में केंद्र के 6 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। अब जब काउंसिल गठित की जा रही है तो यहाँ पर सदस्यों के रूप में सभी राज्यों के सीएम हैं और इसके अलावा जो कि सीएम की जो काउंसिल होती है तो पीएम की जो काउंसिल होती है उसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है जो कि विशेष रूप से जो इसके लिए योग्य हैं उनको प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। ऐसे 6 जो मंत्री हैं उनको चुना जाता है जो कि काउंसिल में शामिल हो सके। प्रत्येक वर्ष में 3 बार काउंसिल की मीटिंग कराई जाती है, यानी इसमें प्रावधान होता है कि आप कम से कम साल में 3 बार एक साथ बैठिए। यहाँ पर पीएम होते हैं और सभी राज्यों के सीएम होते हैं, साथ मिलकर यहाँ पर बातें करते हैं और समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होती है, यानी हम देख सकते हैं पारदर्शिता लाने की, ऐसे किसी भी प्रकार के बयान नहीं दिए जाते राज्य के हित में ना हो, इसके लिए मीडिया इसमें बीच में आती है। इसकी प्रॉपर सरकार के द्वारा मीटिंग की रिकॉर्डिंग करवाई जाती है तथा प्रश्नों को आपसी सामंजस्य से रखा जाता है ताकि जिसमें केंद्र व राज्य के बीच डिस्प्यूट ना हो, आसानी से समस्याओं का समाधान किया जा सके। यहाँ पर संघवाद का स्वरूप देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर राज्य व केंद्र साथ मिलकर कार्य करते हैं। केंद्र से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और राज्यों से राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ पर संघवाद का स्वरूप देखा जा सकता है। आगे देख सकते हैं कि अधिनियम क्या है। अब अधिनियम आपको समझना चाहिए कि एक्ट निकल कर कहाँ से आते हैं, तो एक्ट को बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह वे अधिनियम होते हैं जो संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा लोक हित को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, यानी जहां पर जनता के हित की बात होती है तो संविधान में संशोधन करने के लिए इस प्रकार के एक्ट बनाए जाते हैं। इन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाता है। सबसे पहले जो अध्यादेश किसी भी मेंबर द्वारा, जो भी पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा बिल पेश किया जाता है। बिल पर चर्चा की जाती है और इस पर वोटिंग की जाती है। जो भी जिस प्रकार का बिल होता है इसमें विशेष बहुमत या सामान्य बहुमत से पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इसको साइन करने के बाद इसे अधिनियम व एक्ट बना दिया जाता है, इसको सरकारी जामा पहना दिया जाता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह काउंसिल में कराई जाती है, उस पर विचार करके कार्य किया जाता है, यानी जो बातें यहाँ पर छूट जाती हैं, जिन पर गहनता से विचार नहीं किया जाता तो उनके पास रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग के अनुसार इसको आगे जारी किया जाता है और रिकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। अब न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो न्यायपालिका से जो निर्णय निकल कर आते हैं उनमें हमें विश्वास रखना चाहिए, यानी हम देख सकते हैं कि डिस्प्यूट के अलावा काउंसिल की बात करें तो इसके अलावा जो न्यायपालिका के जो निर्णय निकल कर आते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पूर्व में जो निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विशेष स्ट्रक्चर की बात 1973 में की, तो 1973 का जो बेसिक स्ट्रक्चर का
सिद्धांत है वह बार बार निकल कर आता रहेगा। जहाँ भी ऐसी बात की जाएगी जहाँ पर हमारा जो संविधान है उसको विखंडित करने का प्रयास किया जाएगा, उसको समाप्त मूल स्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसको विखंडित करने का जहाँ भी प्रयास किया जाएगा वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाकर रखा जाएगा, क्योंकि यह ग्रेडेट कहाँ से निकल कर आया है, कोर्ट से निकल कर आया है। तो इस प्रकार के जो निर्णय इसके द्वारा लिए जाते हैं उनमें हमें विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए तथा राज्यों को आपसी संबंधों को सुधारना व समाधान निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्यों के जो बीच डिस्प्यूट है जो कि पिछले वर्डेट आ चुके हैं जो न्यायपालिका द्वारा, उनका बार बार लाकर इस प्रकार के जनहित के कार्यों को करना चाहिए तथा राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए समाधान यहाँ पर निकालना चाहिए। आगे देखते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में। यहाँ पर हम समझते हैं बेसिक तौर पर हम देखें कि ट्रेड का अर्थ भी व्यापार होता है, कॉमर्स का अर्थ भी व्यापार होता है और इंटरकोर्स शब्द को भी व्यापार के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में यदि हम देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द को दूसरे प्रकार से बोला जा रहा है या इसकी स्पेलिंग अलग है या उसको हम देख सकते हैं कि वह पर्यायवाची है तो कुछ ना कुछ इसमें अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स में क्या अंतर है। ट्रेड कहलाता है किसी सामग्री व उत्पाद को खरीदना व बेचना। खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में ट्रेड कहा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि कॉमर्स क्या है। इसका अर्थ होता है सामग्री का स्थानांतरण, यानी खरीदी हुई सामग्री को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाकर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉमर्स कहा जाता है। इसके लिए माध्यम कोई भी हो सकता है। आप जल के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं, जल के माध्यम से किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने के लिए ले जा सकते हैं। तल के माध्यम से ट्रक में भरकर अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। वायु के माध्यम से यानी हवाई जहाज़ों के माध्यम से भी बहुत सारी सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो यह जो शब्द है कॉमर्स, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें आखिरी बात इंटरकोर्स के बारे में। इसका अर्थ होता है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो माध्यम है, यानी जैसे आप थल के माध्यम से ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रक का प्रयोग किया जा रहा है, किसी वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका जो उसको ले जाने का जो माध्यम है उसके बारे में हम जैसे कि थल माध्यम से लेकर जा रहे हैं, जल के माध्यम से लेकर जा रहे हैं, वायुयान के माध्यम से इसको ले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो माध्यम है उसको इंटरकोर्स कहा जाता है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि ट्रेड क्या है। ट्रेड उत्पादों की खरीद एवं बिक्री। कॉमर्स है, कॉमर्स का अर्थ होता है खरीदी हुई सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और इंटरकोर्स का अर्थ होता है ले जाने का माध्यम। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इन सब के प्रावधान रखे गए हैं कि क्या ट्रेड है, इंटरकोर्स, कॉमर्स के बारे में जो प्रावधान है 301 आर्टिकल से लेकर 307 आर्टिकल तक रखे गए हैं। हमें यहाँ पर देखना चाहिए जो 301 आर्टिकल है वह क्या बात करता है। संपूर्ण देश में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स को एक समान बनाए रखने की बात यहाँ पर करता है। यानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, यदि आप किसी भी आपने व्यापार की स्वतंत्रता की बात की तो सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार करते हैं, जो कि संघवाद का एक स्वरूप हमारा भारत देखा जा सकता है। आपको किसी भी अन्य राज्य में जाकर व्यापार करने के लिए किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संपूर्ण देश में यह लागू होता है। इसका कार्य सीमा पर होने वाली समस्याओं का समाधान, यानी सीमा पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए समाधान निकालना होता है। संपूर्ण देश में व्यापार को एक श्रेणी के अंतर्गत लाकर व्यापार को आधार बनाया जाए और हम देख सकते हैं तथा व्यापार के लिए राज्य की सीमा को समाप्त किया जाए। यानी जब आप व्यापार कर रहे हैं तो राज्य में किसी भी प्रकार की सीमा नहीं हो रही है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप दक्षिण में जाकर व्यापार कर रहे हैं, पूर्व के राज्यों में जाकर व्यापार कर रहे हैं, पश्चिम या उत्तर के राज्यों में जाकर व्यापार कर रहे हैं। भाग 13 की बात करें तो 302 से लेकर 307 आर्टिकल जो आता है वह भाग 13 के अंतर्गत आता है। और 13 के अंतर्गत हमने अपने ट्रिक्स के माध्यम से बात की तो 13 व्यापार, यानी 13 के अंतर्गत व्यापार की चर्चा की जाती है। इस भाग में उन सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात की जाती है जो जनता के हित में नहीं है। उसको प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास होती है। यानी आपने व्यापार की शक्ति तो यहाँ पर प्रदान कर दी
और ऐसा भी होता है कि जब व्यापार की शक्ति आपके पास है तो आप जहाँ पर जैसे कि मान लो किसी भी राज्य में आलू का उत्पादन अधिक हो रहा है और आप ले जाकर और अधिक आलू वहाँ पर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अव्यवस्थाएं मौजूद होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ पर उसका मूल्य गिर जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यों के तथा लोगों के हित के लिए संसद कानून बना सकती है और संसद इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इसमें रोक लगा सकती है। यदि किसी राज्य विशेष में उत्पादक को महत्व नहीं दिया जाएगा, यानी किसी राज्य के फल को या सब्जी को महत्व नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक राज्य व एक उत्पाद की बात की जाती थी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि कहीं भी एक प्रकार की चीज़ें हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ का आलू ही प्रसिद्ध है, बाकी क्षेत्रों के आलू प्रसिद्ध नहीं है या क्वालिटी वाले नहीं है, इस प्रकार की बात आप नहीं करेंगे। संपूर्ण देश के संपूर्ण उत्पादों को महत्व दिया जाएगा। यदि किसी राज्य में उत्पादन में कमी है तो उसका व्यापार रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कोई कारण होता है, किसी कारण से यहाँ पर सूखा पड़ जाता है और आपने हमेशा से भी इस प्रकार के रिलेशन बनाए हैं कि आपको यहाँ से सोयाबीन अन्य राज्यों में भेजना है, क्योंकि सोयाबीन की खेती यहाँ पर प्रमुख रूप से की जाती है। तो यहाँ पर जब राज्य में सोयाबीन की कमी आती है तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा या संसद द्वारा यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है कि यह राज्य के लिए कम पड़ रहा है और आप इसका व्यापार ना करें। यह सब निर्णय हमारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, यानी लोगों के हित के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर भेदभाव इन सब चीज़ों को नहीं माना जाएगा। यह एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन है जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। राज्यों के समक्ष यह शक्ति होती है कि वह किसी भी उत्पाद का व्यापार प्रतिबंधित कर सके। यानी हम देख सकते हैं जो हमारे राज्य होते हैं उनके समक्ष इस प्रकार की शक्ति नहीं होती कि वह किसी भी व्यापार को प्रतिबंधित कर सके। यानी कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पर जो उत्पाद हो रहा है उसको हम किसी दूसरे राज्य में नहीं भेजेंगे। यदि आपको इस प्रकार के कार्य करने हैं, आपको समझ में आता है कि आपके राज्य में किसी भी वस्तु की कमी है, तो आपको इसकी जानकारी कहाँ पर देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। और राष्ट्रपति किसको जानकारी देगा, संसद को, और संसद इस प्रकार के कानून बनाएगी कि आप उसको रोक सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरह से यदि व्यापार को रोकना है तो इसको बीच में संसद को लाना पड़ेगा। यानी आप खुद से निर्णय यह नहीं ले सकते, कोई भी राज्य अपने आप से निर्णय नहीं ले सकता कि वह व्यापार नहीं करेगा। अब देख सकते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। आंचलिक परिषद जिनके लिए कहा जाता है। अब आंचलिक परिषद क्या है, हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष पर इस प्रकार के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए जोनल काउंसिल बनाए जाते हैं, उनको जोनल काउंसिल में बांट दिया जाता है। यानी हम देख सकते हैं जैसे आपने प्रमुख रूप से रेलवे को देखा होगा तो इसके भी आंचल बटे हुए हैं। जैसे कि आपने वनों को देखा होगा तो वनों के भी आंचल बटे हुए हैं। यह क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष को विशेष रूप से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, समस्या के समाधान आंचलों में बांटकर व्यवस्थित किए जा सके। यदि आप किसी चीज़ को बड़ी चीज़ है उसको तोड़ नहीं सकते तो आप उसके छोटे छोटे भाग को तोड़कर उसको हिस्से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़े देश के लिए एक अंचल के द्वारा कार्य करना सफिशिएंट नहीं था, तो इसके द्वारा जो भारत था उसको 4 अंचलों में बांट दिया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4-5 जो अंचल बटे हुए हैं इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। संसद में विधेयक लाकर इस प्रकार की आंचलिक परिषद बनाई गई। यहाँ पर एक बिल लाया गया कि आंचलिक परिषदें होनी चाहिए और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद इसे एक्ट बना दिया गया और इन्हें संवैधानिक निकाय कहा गया, गैर संवैधानिक निकाय कहा गया। अब आप थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लीजिए कि संवैधानिक निकाय व गैर संवैधानिक निकाय क्या कहलाते हैं। गैर संवैधानिक निकाय वह कहलाते हैं जो पहले से संविधान में लिखे नहीं गए हैं। जैसे कि आप 1 से लेकर 395 आर्टिकल की बात करते हुए हैं, जिस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको कहा जाता है संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे संविधान से निकल कर यह आते हैं। अब गैर संवैधानिक प्रावधानों की बात हम करें तो यहाँ पर बिल लाकर जो एक्ट बनाया जाता है उसमें हम देख सकते हैं कि यह एक प्रकार के अधिनियम होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं, उन्हें गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है।
इन्हें राज्यों के पुनर्गठन के समय बनाया गया था, यानी जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन 1956 के समय पर हुआ था, तो हम देख सकते हैं कि राज्यों को जैसे व्यवस्थित किया गया, उत्तर के राज्य, पूर्व के राज्य, पश्चिम के राज्य, इस प्रकार हम अलग अलग दिशाओं में जो राज्य बने हुए थे, तो उन राज्यों को व्यवस्थित करने के लिए अंचल भी बनाए गए थे। इन्हें 5 आंचलिक परिषदों में विभक्त किया गया है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। जो 5 अंचल हुआ करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आप समझना चाहिए, जो मध्य का है, ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है, दक्षिण है। यह 5 प्रकार के अंचल बनाए गए हैं, और इसमें जो राज्य शामिल होते हैं वह भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो दक्षिण के राज्य होंगे दक्षिण अंचल में, मध्य के राज्य होंगे मध्य में, पूर्व के पूर्व में, पश्चिम के पश्चिम, उत्तर के उत्तर में शामिल होंगे। उत्तर पूर्व आंचलिक परिषद, यह एक परिषद अलग से बनाई गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में इसकी चर्चा की गई थी, और ये जो हिस्सा होता है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत का एक हिस्सा इस प्रकार का भी होता है, तो यहाँ पर इसकी बारे में नियंत्रण रखने के लिए एक 6वीं आंचल भी बनाई गई थी, जिसे उत्तर पूर्व आंचलिक परिषद कहा जाता है। इसका गठन 1971 में किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत को जोनल काउंसिल के यानी व्यापारिक दृष्टि से कितने अंचल में बांटा गया है, तो 6 अंचल में यहाँ पर बांटा गया है। इसके अंतर्गत आसाम, त्रिपुरा, जो कि 6वीं अंचल है, इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व की, इसमें आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम आदि आते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि जोनल काउंसिल क्या है। अब यहाँ पर हम जोनल काउंसिल की बात करें, जो 5 जोनल काउंसिल है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, मेंबर यानी सदस्य राज्यों की बात करें तो नॉर्थ जोनल काउंसिल है, जो कि उत्तर भारत की बात करता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल होते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर भी आपको याद रखने हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो इसमें बीच में जो भी राज्य आते हैं, बीच में राज्य हम देख सकें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह इलाहाबाद में है। आपसे सीधे तौर पर राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अंचल पूछा जा सकता है, उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो मुख्यालय है, यदि एमपी की परीक्षा में आ जाता है तो आप मध्य प्रदेश का कोई जिला लगाकर आ जाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वह इलाहाबाद है। तो इस प्रकार के आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ईस्टर्न यानी पूर्व की बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल व उड़ीसा इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें जो पश्चिमी एरिया में आता है, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। साउथर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके बाद हम बात करें, इनको जो बनाया गया वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें 1971 में यह गठित की गई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो मेंबर सदस्य हुआ करते थे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा व सिक्किम आते थे। तो यहाँ पर हमने 5 काउंसिल की बात की, और 6वीं काउंसिल की बात यहाँ पर नीचे जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वहाँ पर हमने चर्चा की। आगे देखते हैं कि आंचलिक परिषद बनाने के पीछे कारण क्या थे, कि इनको क्यों बनाया गया। क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया, यानी क्षेत्रीय स्तर पर नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल में व नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से कार्य किए जाने हैं, तो यहाँ पर कार्य व्यवस्था बनाने के लिए इन काउंसिल को बनाया गया। आर्थिक स्तर पर सभी को साथ लेकर कार्य करना है, यानी हम देख सकते हैं जैसे भी यहाँ पर डिवाइडेशन तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाता है। आपसी सामंजस्य से किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए भी यह प्रयोग किए जाते हैं। उपायों को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ करना, यानी हम जैसे कि नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ के राज्यों को साथ लेकर चल रहे हैं, ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ के राज्य, साउथ की बात कर रहे हैं तो दक्षिण के राज्य आते हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं तो पश्चिम के राज्य यहाँ पर आते हैं।
आवागमन में सुविधा व सुगम बनाने के लिए। अब जैसे मान लो कि किसी भी दक्षिण के व्यक्ति को किसी भी समस्या का समाधान निकालना है या अपने काउंसिल में या हेडक्वार्टर है वहाँ पर बात करनी है, तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया जाता मान लो उत्तर में बना दिया जाता, तो आवागमन में इसमें समस्या होती, आने जाने में ही समय व्यतीत होता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंचलिक स्तर पर इनको बांटने से यह सुविधा सुगम हो चुकी थी। सभी राज्यों को एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के काउंसिल का गठन किया गया था। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत सी जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से प्राप्त होगी और इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप बने रहे स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और अध्ययन करते रहें हमारे भारतीय राज्य की व्यवस्था के बारे में। आप इससे बहुत ही बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और आप ऐसा कहीं भी लेक्चर नहीं मिलेगा जो कि हिंदी में इतना अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हो। आप यूट्यूब की दुनिया में जाकर देख लीजिए और जहाँ भी इस प्रकार का कंटेंट मिलेगा वो स्वाभाविक रूप से पेड होगा और हमारे द्वारा जो भी प्रोडक्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं पूरी क्वालिटी के साथ आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसका आप आनंद लीजिए और हमारे भारतीय संविधान को समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे व्यक्तियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।